सेशंस जहाँ हम डेली एमसीक्यूज़ करते हैं थ्रू पीआईबी। सो आज हम 9th ऑफ जुलाई 2025 का पीआईबी स्टार्ट करने वाले हैं थ्रू एमसीक्यूज़। आई हैव बिलीव्ड कि हम पीआईबी को अगर एमसीक्यूज़ के थ्रू करते हैं तो हमको ना ही बेटर याद होता है बल्कि हमको बेटर अंडरस्टैंडिंग भी होती है कि कैसे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। And PIB sessions are very important for your exams such as NABARD, RBI, UPSC or any other competitive exams prepare कर रहे हो. So please watch these sessions till the end. और अगर आपने बाकी के sessions नहीं देखे हैं तो please go and watch that too. Let us start with our first question that says, what is the name of highest national honor of Brazil awarded to Prime Minister of India? So Prime Minister of India has visited two countries. वहाँ पर उनको highest honors मिले हैं, एक ब्राज़ील के और एक नामीबिया के. We know ब्राज़ील जो है वो साउथ अमेरिकन कंट्री है और नामीबिया इज़ इन अफ्रीका. सो हाईएस्ट ऑनर मिला है ब्राज़ील का, तो उसका नाम क्या है उस ऑनर का ये पूछ रहा है. उस ऑनर का नाम है द ग्रैंड कॉलर ऑफ नेशनल ऑर्डर ऑफ सदर्न क्रॉस. ठीक है, तो आपको ये याद रखना है क्योंकि एक तो बहुत सारे ऑनर्स मिलते हैं, तो बहुत सारे ऑनर्स में ऑलरेडी कंट्रीज़ के नाम होते हैं तो वो याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. बट क्योंकि इसमें कंट्री का नाम नहीं है किसी भी ऑनर के नाम में, सो इट मे बी आस्क्ड कि कौन सी कंट्री का ऑनर है जो मिला है. So if it is asked what is the name of highest honor of Brazil that is awarded, so the answer would be the Grand Collar of National Order of Southern Cross. Okay, now let's move on to another honor that says what is the name of Namibia's highest civilian award that has been conferred on the Prime Minister. So Namibia का कौन सा award है highest जो confer किया गया है Prime Minister के ऊपर, तो that is Order of the Most Ancient Welwitschia Mirabilis. एक्चुअली नाम ही ऐसा है कि आप बस एक बार अगर आपने मेमोरी में भी रख लिया कि ऐसा कोई नाम है जो नामीबिया का है जो प्राइम मिनिस्टर को मिला है, तो दैट वुड ऑल्सो बी इनफ. यू जस्ट हैव टू गो वंस थ्रू ऑल द न्यूज़, फिर आपकी मेमोरी में भी रहती है. आई नो अगर आप नोट करना चाहें आप सारी चीज़ें नोट कर सकते हैं. यू मे रिवाइज मल्टीपल टाइम्स ताकि आपको वो सारी चीज़ें याद रहें. बट ऑल्सो सम न्यूज़ आप एक बार गो थ्रू जस्ट आप कर लीजिए तो आपकी मेमोरी में फिट हो जाती है. सो आई ऑलवेज बिलीव्ड इन राइटिंग, रीडिंग एंड रिवाइजिंग द थिंग्स ताकि आपको बेटर याद रहे. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल that says what is the name of cooperative university being established in Anand district of Gujarat. So ये न्यूज़ ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं हमारे पहले की पीआईबी में. सो जस्ट फॉर रिवीजन पर्पसेस मैंने लिख दिया है क्योंकि आज के पीआईबी में भी था. जो कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी सेटअप होने वाली है गुजरात में दैट इज़ त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी. क्योंकि ऑप्शन से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, अमूल सहकारी, सहकारी भारती, सरदार पटेल या कोई और भी ऑप्शन आ सकता है. सो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी, यू हैव टू रिमेंबर दिस कि यूनिवर्सिटी को सेटअप किया जा रहा है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज Department of Post has released a commemorative postage stamp to mark which anniversary of Shyama Prasad Mukherjee. Now डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक पोस्टेज स्टैम्प को रिलीज़ करा है ताकि हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125th बर्थ एनिवर्सरी को मार्क कर पाएँ. ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, इसे भी आप याद रख लीजिए बिकॉज वी डोंट नो एग्ज़ाम में क्या आएगा एंड वी हैव टू बी फुली प्रिपेयर्ड फॉर आवर एग्ज़ाम. हम छोटी सी छोटी चीज़ भी मिस नहीं कर सकते जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट के लिए रेलिवेंट हो सकती है. सो इसलिए 125th बर्थ एनिवर्सरी and Shyama Prasad Mukherjee की, and the event has been organized by Ministry of Culture. So ministries भी आपको याद रखनी है, Ministry of Culture. Now the next question says consider the following statements about turmeric board. So turmeric was in news, turmeric board was in the news और मैंने फ्रेम किया स्टैटिक क्वेश्चन turmeric board के ऊपर क्योंकि टर्मरिक जब न्यूज़ में है तो उसके फिगर्स इंपॉर्टेंट नहीं हो जाते हैं. पीआईबी में टोज गिवन कि कितना एक्सपोर्ट ये हुआ है वगैरह वगैरह, बट दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. व्हाट्स इम्पॉर्टेंट इज द स्टैटिक क्वेश्चन टर्मरिक बोर्ड से रिलेटेड. तो फर्स्ट स्टेटमेंट सेज turmeric board has been created to boost exports of turmeric and other spices. अब कंफ्यूज हो सकता है कि ये टर्मरिक से रिलेटेड तो है ही बट इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू एक्सपोर्ट ऑफ अदर स्पाइसेस और नॉट. सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. टर्मरिक प्लस अदर स्पाइसेस. ओके, नाउ द सेकेंड स्टेटमेंट सेज इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी. स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब होता है जो किसी एक्ट से आई है ना, किसी एक्ट से आई है तो वो स्टैट्यूटरी होता है.
या नॉन स्टैट्यूटरी यानी वो किसी एक्ट से नहीं है, वो एग्जीक्यूटिव है। तो इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर स्टैब्लिश टू रेगुलेट डोमेस्टिक टर्मरिक प्राइसेस। तो दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग क्योंकि मिनिस्ट्री गलत दी है। आपको इसकी मिनिस्ट्री याद रखनी है कि जो टर्मरिक बोर्ड है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आता है, मोकी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये आपको याद रखना है। सो सेकेंड स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग। द थर्ड स्टेटमेंट इज द टर्मरिक बोर्ड विल ऑल्सो सपोर्ट बेटर पैकेजिंग एंड प्रोडक्ट डिज़ाइन फॉर टर्मरिक एक्सपोर्ट्स। ऑल्सो इट इज़ अ वेरी जेनरिक स्टेटमेंट कि हाँ एक बोर्ड है तो वो सपोर्ट कर रहा होगा बेटर पैकेजिंग एंड प्रोडक्ट डिज़ाइन ताकि हम टर्मरिक एक्सपोर्ट्स को और बढ़ा पाएँ। सो दिस इज़ राइट एंड आंसर बिकम C 1 and 3। ये सेकेंड स्टेटमेंट क्यों गलत है? बिकॉज इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। Now, which type of soil is more suitable for cotton cultivation in India? Why have I asked this question? क्योंकि कॉटन से रिलेटेड कुछ मीटिंग्स होने वाली हैं हैदराबाद में आने वाले टाइम में। आई थिंक 11 जुलाई 12 जुलाई सब मीटिंग्स होने वाली है। तो वो जब वो PIB आएगा सो वील डिस्कस दैट मीटिंग्स ऑल्सो। नाउ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट विद रिलेटेड टू कॉटन इज for exams such as NABARD or UPSC. In fact, UPSC have also asked this question in 2021, I guess. So this is very important. Which type of soil is more suitable for cotton cultivation in India? तो जो soil cotton से related है, that is black soil. Also हम हमारे ARD के lecture शुरू कर चुके हैं NABARD के, हम already first lecture कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप उसे भी देख लीजिए, और हम soils भी करेंगे हमारे upcoming lectures में, तो stay tuned also for that lectures। अभी कॉटन के लिए यू हैव टू रिमेंबर ब्लैक सॉइल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज DMF स्टैंड्स फॉर? ऐसे एक्रोनिम, ऐसे फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्स के लिए, बिकॉज वो डायरेक्ट फुल फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि DMF का फुल फॉर्म क्या है। सो DMF स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। अब हम इसकी बैकग्राउंड न्यूज़ या इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ है वो जो इम्पोर्टेंट है वो एक बार पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। सो एस्पिरेशनल DMF यानी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। एक बार आप भी नोट करिए साथ में ताकि आपको याद हो जाए कि DMF इज डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। सो द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन प्रोग्राम वॉज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने लॉन्च किया, ये भी आपको याद रखना है। क्या लॉन्च किया है? डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। अब इसका बैकग्राउंड देखते हैं। सबसे पहले कुछ और न्यूज़ देखते हैं कि विच पब्लिकेशन शोकेसिंग ट्रांसफॉर्मेटिव DMF प्रोजेक्ट यानी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन प्रोजेक्ट्स वॉज लॉन्च ड्यूरिंग द इवेंट। जो इवेंट हुआ उसमें ऐसा कौन सा पब्लिकेशन भी लॉन्च हुआ था जो ट्रांसफॉर्मेटिव DMF प्रोजेक्ट्स को दर्शाता है? सो दैट इज़ कॉफ़ी टेबल 2.2, कॉफ़ी टेबल बुक 2.2। सो ये पब्लिकेशन का नाम याद रखना है जो DMF से रिलेटेड है, जो लॉन्च हुआ था। बिकॉज उसका नाम ऐसा है कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं अगर आपने कहीं नहीं पढ़ा है तो कि ये पब्लिकेशन कैसे हो सकती है। सो द नेम ऑफ पब्लिकेशन इज कॉफ़ी टेबल बुक 2.0। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर। नाउ I hope the news is clear. District Mineral Foundation, the Aspirational District Mineral Foundation program was launched by Ministry of Mines, and then publication launches Coffee Table Book 2.0. Let's move on to another sets of questions. So first is India targets net zero emissions by and India aims to achieve energy independence by which year? So ये दोनों क्वेश्चन मैंने साथ में इसलिए दिए बिकॉज दे आर रिलेटेड ऑल्सो, और आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि दोनों का ईयर क्या है। ऑल्सो दीज क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि डायरेक्ट ईयर्स पे आ जाता है कि इंडिया ये अचीव करना चाहता है कौन से साल तक। हर चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती है, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है जिसमें से ये है। बिकॉज नेट जीरो एमिशंस इज़ अ वेरी बिग कमिटमेंट एंड एनर्जी इंडिपेंडेंस इज ऑल्सो अ वेरी बिग कमिटमेंट, अ वेरी बिग टारगेट। सो यू शुड नो दैट। Now, India targets net zero emission by 2070. So this you have to remember. Also, अगर आपने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट्स पढ़े हैं या आपको थोड़ा नॉलेज है, सो यू वुड ऑल्सो नो कि हमने बहुत सारे कमिटमेंट्स किए हैं पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट्स के अंदर। सो उसमें से एक नेट ज़ीरो एमिशंस है जिसको हम टारगेट करते हैं टू अचीव बाय द ईयर 2070। नाउ इंडिया एम्स टू अचीव एनर्जी इंडिपेंडेंस। तो एनर्जी इंडिपेंडेंस यानी कि हम एनर्जी में इंडिपेंडेंट रहें, यानी कि हम जो सोर्सेज एनर्जी के ले रहे हैं, एक तो वो रिन्यूएबल सोर्सेज हो, ऊपर से हमको इम्पोर्ट ना करना पड़े, हम एनर्जी में सेल्फ सफिशिएंट हो। तो वो टारगेट क्या है हमारा? वो टारगेट ईयर इज़ हमारा 2047। सो ये दोनों ईयर्स आपको याद रखने, 2070 एंड 2047। नाउ नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन, दो सेट्स ऑफ क्वेश्चन जो है वो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस पे। सो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस इंडिया जो है
पहला क्वेश्चन पूछता है कि विच अलायंस इज इंडिया प्रमोटिंग टू स्केल अप सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स। सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स के लिए इंडिया कौन सा अलायंस को प्रमोट कर रहा है? सो दैट इज ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो इंडिया प्रमोट कर रहा है। नाउ द सेकंड सेज कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस वाज फॉर्मली लॉन्च ड्यूरिंग विच इंटरनेशनल समिट। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस अलायंस को लॉन्च करने के लिए। इंडिया इज़ अ पायनियर, इंडिया इज़ अ फाउंडिंग मेंबर, सो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो है वो फॉर्मली कब लॉन्च हुआ था। वो लॉन्च भी इंडिया में ही हुआ था जब G20 समिट हुई थी न्यू दिल्ली में। सो सी इज़ द राइट आंसर हेयर, बी इज़ द राइट आंसर। सो ड्यूरिंग द G20 समिट दैट हैपेंड इन न्यू दिल्ली हमने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च किया था और यही एक अलायंस है जो इंडिया प्रमोट कर रहा है फॉर सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स। नाउ नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस जो है हमारे वो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है। सो आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी लिखी हुई है। सो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन क्यों न्यूज़ में है, क्यों पीआईबी में दिया था, वो भी हम देखेंगे। पर सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ये इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन एक यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, यानी यूएन के अंदर फॉर्म हुई थी। कब फॉर्म हुई थी? ये फॉर्म हुई थी 1948 में, लेकिन इसका नाम जो है वो आईएमओ पढ़ा था 1982 में। सो आपको बहुत जगह 1982 मिलता है, बट जो कन्वेंशन है वो 1948 में ही आया था एंड ये इसका नाम चेंज हुआ था 1982 में। अब इसका हेडक्वार्टर्स आपको याद रखने हैं क्योंकि आज की पीआईबी में भी आया है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, और इसकी सेशन की मीटिंग्स भी हुई हैं। सो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है लंदन, यूके, राइट। सो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन एक यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसको फॉर्म किया गया था 1948 में किसी और नाम के साथ, लेकिन फिर 1982 में उसका नाम चेंज करके आईएमओ कर दिया गया और इसकी एक यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर लंदन में। अब मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी हम नाम से समझ रहे हैं मैरीटाइम। मैरीटाइम क्या होता है? जो समुद्र से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती है, सो ये उसको रेगुलेट करती हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन? इनमें से इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या कथन सही है? फर्स्ट सेज इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन। सो येस, हमने अभी पढ़ा इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ अ यूएन। इट्स हेडक्वार्टर इज इन ब्रुसेल्स, बेल्जियम। नो, इट्स हेडक्वार्टर इज इन लंदन, यूके, United Kingdom. It primarily regulates international aviation. No, we know aviation is related to air and it regulates maritime, यानी समुद्री activities it regulates. It was established in the year 1992. No, convention adopt हुआ 1948 में, ऑपरेशन में वो आया 1959 में, बट उसका नाम जो है वो 1982 में चेंज किया। सो दिस इज़ रॉन्ग, इट वॉज established in the year 1982 would be right. सो द आंसर बिकम्स ए, क्योंकि इसमें हमें ट्रू बताने की क्या स्टेटमेंट सही है। अब थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देखते हैं जो पीआईबी में आई थी। सो व्हाट इज़ हैपनिंग? इंडिया मैरीटाइम इन्वेस्टमेंट मीट इज़ हैपनिंग। कहाँ पर? लंदन में ही हो रही है। इंडिया हाउस 134th सेशन हो रहा है और ये ऑर्गेनाइज करा है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। दैट इज़ क्वाइट ऑब्वियस क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स ही कराएगी, मैरीटाइम से रिलेटेड है। तो इंडिया मैरीटाइम इन्वेस्टमेंट समिट मीट हो रही है, लंदन में हो रही है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स ने ऑर्गेनाइज़ किया। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम मैरीटाइम पार्टनरशिप को और ज़्यादा डीपन कर सकें। हम मैरीटाइम इंडिया विजन 2047 के ऊपर काम करना चाहते हैं, अट्रैक्ट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स इनटू इंडिया पोर्ट, शिप बिल्डिंग्स एंड लॉजिस्टिक्स। सो दिस इज़ वेरी क्लियर। नाउ हमने इसमें क्या बोला है और ये फिगर्स इंपॉर्टेंट है क्यों? लेट्स सी। हमने इसमें बताया कि हमारी कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी टारगेट्स क्या है। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है कि हमारे कार्गो हैंडलिंग टारगेट्स आर दिस और फिलअप कि हमारे कार्गो हैंडलिंग टारगेट्स क्या हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस कि हमने टारगेट रखा है। एक तो हमारा विजन है मैरीटाइम विजन 2047, ये आपको याद रखना है, मैरीटाइम विजन 2047। सो इसलिए इससे आपको बहुत सारी चीज़ें याद रहेंगी क्योंकि हमारा जो टारगेट है बाय 2047 कार्गो हैंडलिंग का, इट इज़ 10,000 मेट्रिक टन्स पर इट इज़ मिलियन टन्स पर एनम, मिलियन टन्स पर एनम। ओके, सो हमारा टारगेट है 10,000 मिलियन टन्स पर एनम और अभी हमारी प्रेजेंट कैपेसिटी इज़ 2760 और हमारा 2030 तक का टारगेट इज़ 3500, बट हमारा जो कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी टारगेट्स है 2047 का, इट इज़ 10,000 मिलियन टन्स पर एनम।
अब हमने 3 ग्रीन हाइड्रोजन हब पोर्ट्स को अनाउंस किया। आपको ये तीनों के नाम याद रखने, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 ग्रीन हाइड्रोजन हब पोर्ट्स के नाम अनाउंस किए हैं, दीनदयाल पोर्ट, चिदम्बरम पोर्ट एंड पैरादीप पोर्ट। ये आपको बिल्कुल याद ही रखना है कि 3 ग्रीन हाइड्रोजन हब पोर्ट्स क्या अनाउंस हुए, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दीनदयाल, चिदम्बरम एंड पैरादीप। उसके बाद डिजिटल इनिशिएटिव्स की हमने बात की है, तो हमने मैरीटाइम सिंगल विंडो, वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस एंड मैत्री। What is Maitri? Maitri is virtual trade corridor for IMEEC countries. Now what is IMEEC? IMECC जो है वो कनेक्ट करता है सेंट्रल एशिया को इंडिया से, ताकि हम कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स को बढ़ा पाएँ। तो मैत्री उसका इनिशिएटिव है। नाउ एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट पीआईबी था ये। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ नेशनल इनिशिएटिव लॉन्च टू प्रमोट जेंडर इंक्लूसिविटी इन द मैरीटाइम सेक्टर? सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया का इनिशिएटिव कौन सा है जो हमने लॉन्च किया ताकि हम मैरीटाइम सेक्टर में जेंडर इंक्लूसिविटी को बढ़ावा दे पाए। सो जेंडर इंक्लूसिविटी के लिए जो हमने लॉन्च किया इनिशिएटिव, दैट इज़ सागर में सम्मान, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2024 में ही लॉन्च हुआ है, सागर में सम्मान। Now, India reported an increase of what percentage in the number of Indian women seafarers? यानी इंडियन वुमेन सीफेयरर्स में इंडिया ने कितना इंक्रीज देखा है? सो इंडिया ने 650% इंक्रीज देखा है। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। Let's move on to another question that says, what is the name of first indigenously designed and constructed diving support vessel delivered to Indian Navy? तो सबसे पहला इंडिजीनियस यानी हमारा भारतीय डिज़ाइंड और कंस्ट्रक्टेड डाइविंग सपोर्ट वेसल कौन सा है जो इंडियन नेवी को अभी पहुंचाया गया है? सो दैट इज़ निस्तर। आपको ये नाम याद रखना है, निस्तर, एंड ये याद रखना है ये है क्या। दैट्स इट। Let's move on to second question, another question that says, according to Secretary of Department of Animal Husbandry and Development, animal husbandry contributes approximately what percentage of India's total GVA? So animal husbandry का GVA में कितना परसेंटेज कॉन्ट्रीब्यूशन है? सो दैट इज़ 30.7%। ये भी दिया था डायरेक्टली पीआईबी में आज के, सो इट बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट। वैसे भी हम एआरडी में सब पढ़ते हैं, बट अगर पीआईबी में आता है तो हम हल्के हल पढ़ते जाए तो हमको और अच्छे से रिवाइज होता जाएगा, क्योंकि इंडिया के टोटल जीवीए में एनिमल हस्बेंड्री का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो है 30.7%। आप अप्रॉक्स भी याद रखिए 30%, देन ऑल्सो इट्स फाइन, जस्ट रिमेंबर 30%. Right, I hope everything is clear till now. Let's move on to another question that says, National Fish Farmers Day is celebrated every year to commemorate the pioneering work of whom? अब नेशनल फ़िश फार्मर्स डे जो है वो आज ही है 10 जुलाई, पर हम जो पीआईबी की न्यूज़ कवर कर रहे हैं वो है 9 जुलाई की, क्योंकि एक दिन बाद का कवर करते हैं, बिकॉज डेली न्यूज़ आती है, सो वी गेट अ पूरा कि क्या क्या न्यूज़ आई है। सो आज के पीआईबी में डेफिनेटली बहुत चीज़ें और आई होंगी नेशनल फार्मर्स डे से रिलेटेड जो हम कल कवर करेंगे, पर आज के पीआईबी में जो आया था वो ये है कि नेशनल फ़िश फार्मर्स डे तो कब सेलिब्रेट किया जाता है? 10 जुलाई। एंड देन हम किसके पायनियरिंग वर्क को कॉमोमरेट करते हैं, हम किसको कॉमोमरेट करके फ़िश फार्मर्स डे बनाते हैं? सो दैट इज़ डॉक्टर हीरालाल चौधरी एंड डॉक्टर के.एच. अली कोनी। सो ये दोनों नाम आपको याद रखने, डॉक्टर हीरालाल चौधरी एंड डॉक्टर के.एच. अली कोनी। अब कौन सी टेक्निक उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट की थी 1957 में कि उसके बाद ये वाला डे बनाने लगे? सो दैट इज़ हाइपोफाइजेशन। हाइपोफाइजेशन क्या टेक्निक होती है? हाइपोफाइजेशन ब्रीडिंग की टेक्निक होती है, जैसे हम फिशेस की ब्रीडिंग करते हैं इन सिंपल टर्म्स। तो हाइपोफाइजेशन की टेक्निक के बाद नेशनल फ़िश फार्मर्स डे 1957 से 10 जुलाई को बनाया जाने लगा टू कॉमोमरेट द पायनियरिंग वर्क ऑफ डॉक्टर हीरालाल चौधरी एंड डॉक्टर के.एच. अली कोनी। आई होप दैट इज़ क्लियर. Now, yes, so that's it for the day. Thank you for watching. If you have watched till the end, I appreciate your efforts and I hope you are liking the sessions. आप नोट्स बना रहे हैं, आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि आप डेली करते हैं. आई बिलीव कि जुलाई अगस्त मोस्ट इम्पॉर्टेंट मंथ्स होते हैं अगर आप एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हो, बैंकिंग एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हो या आरबीआई नाबार्ड जैसे एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हो, बिकॉज ये रीसेंट मंथ्स होते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथ्स होते हैं. सो आई होप यू आर डूइंग ऑल ऑफ दैट. अगर आपको ARD के सेशंस देखने, सो वी हैव स्टार्टेड विद दैट ऑल्सो. प्लीज़ गो एंड वॉच. प्लीज़ ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल. इन द description link given is there, and thank you for watching.